हे फ्रेंड्स, दिस इज सालनी फ्रॉम शिवा स्टडी जंक्शंस। और आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग सा टॉपिक आप सबके लिए। ये कुछ वर्ड्स और कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके पेडागोजिकल इशू को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये आपके पेडागोजिकल इश्यूज को बहुत ही इजी बना देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन फैक्ट्स को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इनके हिसाब से प्रैक्टिकली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आई एम डैम श्योर कि ये आपके क्वेश्चन को बहुत इजी बनाने वाले हैं और करेक्ट ऑप्शन चूज करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसलिए आप इनको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए और उस हिसाब से अपने पेपर को सॉल्व करिए। लेट्स स्टार्ट है। सीटेट की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण। अगर सीटेट के पेपर में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो शायद ये बातें आपको काम आ जाए। सबसे पहले तो ये बात गांठ बांध लो कि पहला, बालक कभी गलत नहीं हो सकता। शिक्षा व्यवस्था ही गलत है या आपका पढ़ाने का तरीका। मतलब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं पेडागोजी के, अगर वो क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे हैं कि बालक को गलत ठहराया जा रहा है कि बालक मंदबुद्धि है या समझने में उसको कठिनाई आ रही है, तो आप उस ऑप्शन को बिल्कुल काट देंगे। अगर गलती है तो आपके पढ़ाने की तरीके में है ना। हमें अपना पढ़ाने का तरीका बदलना है, बालक को नहीं बदलना है। हमें ऐसे पढ़ाना है कि बालक को समझ में आ जाए, बालक को इंटरेस्टिंग लगे, तब जाके हमारी पढ़ाई सफल होगी। इसलिए आप पेपर को सॉल्व करते समय सबसे पहले ये चीज़ आप गांठ बांध लें कि अगर बालक गलत हो रहा है किसी भी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन कभी हमारा करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए, सीटेट का जो पेपर है वो सिर्फ दो चीज़ों में घूमता है। सिर्फ दो चीज़ों से हम उसका करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर ढूंढ पाते हैं। पहला क्या है, सकारात्मक, और दूसरा क्या है, नकारात्मक। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे लिए सकारात्मक है और क्या हमारे लिए नकारात्मक है। अब हम सबसे पहले जानेंगे क्या हमारे लिए नकारात्मक है। ऐसे कौन से वर्ड हैं जो नकारात्मक हैं और हमारे सीटेट क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले नकारात्मक तथ्य है, जहाँ याद करने व रटने की बात कही जा रही हो, दिमाग में बैठा लो कि ये नकारात्मक बिंदु है, इसलिए बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना है। मतलब अगर ऑप्शन में आ रहा है कि ये बच्चा याद करेगा, ये बच्चा रटेगा, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि हमें बच्चों को समझाना है, बच्चों को इंटरेस्टिंग करके पढ़ाना है ना, उनका इंटरेस्ट ला के पढ़ाना है, ना कि उनको ज़बरदस्ती रटा के ही पढ़ाना है। ओके। फिर अगला क्या है ऑप्शन, अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा हो तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना है। क्योंकि हमारे एनसीएफ 2005 में भी बताया गया है कि विद्यार्थी को दंड बिल्कुल नहीं देना है, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसके लिए शिक्षक को सजा भी हो सकती है ना। सो हमें बच्चों को डरा के धमका के नहीं पढ़ाना है, हमको बच्चों को इंटरेस्ट ला के पढ़ाना है। जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको, बच्चों को खुशी खुशी पढ़ाना है, खेल खेल में पढ़ाना है, जिससे बच्चे सीख भी जाएं और उन्हें अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकें, है ना। क्योंकि जब हम चीज़ें रियल लाइफ में प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग से कभी नहीं जाती हैं। तो हमें बच्चों को शिक्षित करना है, ना कि रट्टू तोता बनाना है। अगला क्या है, जहां अलगाव या विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनके ग्रुप बनाने की बात कही जा रही हो, तो हमको ये नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर हम इस टाइप की ग्रुप की बात कर रहे हैं जहाँ पर कह देते हैं ना, बच्चा ये पढ़ने में होशियार है तो ये एक ग्रुप में हो गया, और ये पढ़ने में कमज़ोर है तो ये दूसरे ग्रुप में हो गया। हमें ये काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। और जब बच्चों में मतभेद होता है तो वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो हमें ये काम नहीं करना है। हमें बच्चों में ग्रुपिंग उनके टैलेंट के हिसाब से नहीं करनी है ना। हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने ग्रुप में दोनों तरह के विद्यार्थियों को कर दें, फिर उनका ग्रुप स्टडी करवाएं, जिससे सारे विद्यार्थियों में का मनोबल बढ़े और सारे विद्यार्थी साथ में अच्छे से पढ़ाई कर सकें, है ना। लेकिन अलग अलग योग्यता के हिसाब से बिल्कुल भी ग्रुप नहीं बनाना है, ये हमारे निगेटिव फैक्ट के अंतर्गत आता है। फिर फोर्थ क्या है हमारा, जहाँ लड़के व लड़कियों में भेदभाव या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो या लड़कियों को लड़कों से उच्चतम बताया जा रहा हो, तो आपको ऐसे विकल्प के साथ नहीं जाना है। मतलब कहते थे ना, वो लड़का बहुत अच्छा है, मतलब लड़का है इसलिए बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ हमको नहीं करनी कि वो लड़का है इसलिए बहुत अच्छा है या लड़की है इसलिए बहुत अच्छा है, वो स्टूडेंट है इसलिए अच्छा है ना।
तो हमें यहाँ पे लैंगिक भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है और हमें सबको समान दृष्टि से देखना है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए लड़के लड़की दोनों ही विद्यार्थी होते हैं, है ना। एक कॉमन वर्ड जो विद्यार्थी है वो हमें यूज करना है, ना कि लड़का या लड़की यहाँ पर के। फिर क्या है हमारा अगला जो है, फिर जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, तो मान लो कि ये संकीर्ण विचारधारा है और आपको इसका सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ पर बच्चों को शिक्षित करा रहे हैं, बच्चों को सक्षम बना रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, है ना। तो हमें यहाँ सिलेबस पूरा कराने की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इस संकीर्णता को दूर रखना है और बच्चों को ज्ञान मतलब सक्षम बनाने की ओर ध्यान देना है ना, उन्हें ज्ञान देना है। हमारा अगला ऑप्शन है, जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो रही हो, उस विकल्प के साथ नहीं जाना है ना। बच्चों को खेल खेल में सब कुछ सिखाना है, सही गलत बताना है, लेकिन अनुशासन स्थापना की बात नहीं करनी है यहाँ पर। फिर क्या है, जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो या विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनने का समर्थन हो, तो उस विकल्प के साथ आपको नहीं जाना है। जैसा कि आप सब अपने रियल लाइफ में चाहते हैं, हम जो चीज़ें सुन लेते हैं वो चीज़ें हमें कुछ परसेंट ही याद रहती हैं, लेकिन अगर हम वही काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से वो चीज़ याद हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी विद्यार्थी को केवल श्रोता नहीं बनाना है। हम अगर व्याख्या कर भी रहे हैं तो हमें विद्यार्थियों को एक्टिव बनाना है, वो क्वेश्चन कर सकें, वो अपने डाउट्स को सॉल्व करने की का एक प्रयास कर सकें, अपने डाउट्स को पूछ सकें, है ना। तो हमें सिर्फ व्याख्यान पे नहीं ध्यान देना है, हमें डिस्कशन पे ध्यान देना है और विद्यार्थियों को प्रैक्टिकली प्रिपेयर करना है, मतलब वो करें उस चीज़ को। इसलिए जहाँ पर सिर्फ व्याख्यान की बात कर की जा रही हो, उस चीज़ का समर्थन नहीं करना है, विद्यार्थियों को सिर्फ श्रोता बनाने का समर्थन नहीं करना है। फिर क्या है, जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया जा रहा हो, तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। समझ जाओ कि ये निगेटिव बिंद है, क्योंकि जैसा कि हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे ही देख चुके हैं, विद्यार्थी दोषी नहीं हो सकता, विद्यार्थी गलत नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे विकल्प का समर्थन बिल्कुल नहीं करना है हमें, जहाँ पर आप सारी चीज़ विद्यार्थी के ऊपर मढ़ रहे हो, सारा दोष आप विद्यार्थी के ऊपर मढ़ रहे हो, है ना। उस चीज़ का बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं करना है। उसके बाद क्या है, जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने या केवल परीक्षा पास करने की बात कही जा रही हो, तो आपको उसके साथ सहमत नहीं होना है। मतलब ये कि नकारात्मक विकल्प है, मतलब हम यहाँ पर पास करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, हमें बच्चों को सक्षम बनाना है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना है, प्रैक्टिकल स्टूडेंट बनाना है ना। तो जहाँ पर अंक या ग्रेड की बात कही जा रही हो कि नहीं इतने नंबर पा जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, या तुम ए ग्रेड लाओ, या तुम ए ग्रेड लेके आ रहे हो, बहुत मेधावी छात्र हो, सी ग्रेड लेके आ रहे हो तो आपके अंदर कोई भी क्षमता नहीं है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये सारी चीज़ें निगेटिव है, हमें बच्चों के टैलेंट पे ध्यान देना है ना, ग्रेडिंग सिस्टम पे ध्यान नहीं देना है। अगला क्या है हमारा, यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो, तो समझ जाना कि ये गलत है। बालक को उसी कक्षा में रोकना नहीं है, बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात नहीं करना है, क्योंकि 8th क्लास तक तो किसी को अनुत्तीर्ण करना ही नहीं है, ऐसा कहा गया है। बालक कभी फेल नहीं हो सकता, शिक्षा पद्धति में ही दोष है, ऐसा मतलब हमारे पढ़ाने की तरीके में दोष है, हमारे अंदर कोई कमी है जिस वजह से हम बालक को नहीं समझा पा रहे, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ला पा रहे। हमें अपने तरीक़ों को बदलना है और हमें बालक के फेल होने या उसी कक्षा में रोकने की बात का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। ये रही हमारी नकारात्मक जो टॉपिक्स हैं। अब हम देखते हैं सकारात्मक क्या है, जो चीज़ें हमें परीक्षा में भी मदद करेंगी। तो सकारात्मक तथ्य हमारा पहला, जहाँ विद्यार्थी को अधिकाधिक अवसर दिए जा रहे हों, वो सकारात्मक है। मतलब हमें ऐसे चीज़ों का सपोर्ट करना है जहाँ पर विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा हो, अवसर मिल रहा हो और वो खुश हो। जहाँ बहुभाषिता पर बल दिया जा रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सिलेबस को या अपने जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को एक ही भाषा पर समझाएं, हम उन भाषाओं का यूज कर सकते हैं जो भाषा विद्यार्थी समझ पाता है। शिक्षक को विद्यार्थी के अनुसार चीज़ों को समझाना है और उनके ही लैंग्वेज में समझाना है ना। इसलिए यहाँ पर बहुभाषिता पर बल दिया जाता है, वो सही है।
करके सीखने को प्रोत्साहित किया जा रहा हो। जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। अगर हम कोई चीज़ एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं भूलते। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ प्रैक्टिकली टीचिंग की जाए। इसलिए जहाँ पर करके सीखने को प्रोत्साहित किया जा रहा हो, वो आपका राइट आंसर होगा। अगला हम देख लेते हैं। जहाँ विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी जा रही हो। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारे ऊपर ही कोई प्रेशर कर देता है कि नहीं आपको ये काम करना ही है, तो वो काम हम पूरे मन से नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। उनको अपने मन से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, है ना। हम उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। शिक्षक गाइड करने के लिए होता है। इसलिए जहाँ पर विद्यार्थी को कोई कार्य करने की स्वतंत्रता दी जा रही हो, वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, उसका हमें पूरा सपोर्ट करना है। जहाँ पर सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही हो। समावेशन का मतलब है कि कोई विद्यार्थी जो है अपाहिज है, कोई मंदबुद्धि है, कोई तीव्र बुद्धि है, तो यहाँ पर सारे विद्यार्थियों को समान शिक्षा देने की आवश्यकता है, और सबको साथ में शिक्षा देने की आवश्यकता है। ये कहलाता है समावेशन। समावेशन। तो जहाँ पर विद्यार्थियों के समावेशन की बात कही जा रही हो, वो करेक्ट आंसर है, और हमें पूरा सपोर्ट करना है उस ऑप्शन का। फिर क्या है, जहाँ कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो। मतलब जो है, तो जो उनके बुक की बात है, जो हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उनको उस चीज़ के उसको रियल लाइफ से जोड़ना है ना। प्रैक्टिकली जोड़ना है, जो वो रियल लाइफ में करते हैं, उस चीज़ से उनको जोड़ना है। तो वहाँ पर हमें पूरा सपोर्ट करना है। जो हम बुक में पढ़ते हैं, बुक की चीज़ को रियल लाइफ से जोड़ना है। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ में जोड़कर दी गई हुई हैं, है ना। तो उस हिसाब से हमें सपोर्ट करना है उसको। फिर का क्या है, जहाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित की जा रही हो। मतलब बच्चों में क्रिएटिविटी आ रही हो, जिस टॉपिक से जहाँ पर से बच्चों में क्रिएटिविटी विकसित हो रही हो, उस टॉपिक का हमें पूरा ध्यान देना है और पूरा साथ देना है। फिर क्या है, इसका विशेष क्या है, कुछ शब्द भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, है ना। अभी हम देख रहे थे कुछ टॉपिक जो सकारात्मक थे, फिर उसके बाद हमने देखा कुछ टॉपिक जो नकारात्मक थे। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे शब्द हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। दोनों को हम सेंटेंस के हिसाब से कर सकते हैं, है ना। सकारात्मक सेंटेंस में है अगर वो, तो सकारात्मक हो गया, और अगर नकारात्मक सेंटेंस में है वो, तो नकारात्मक हो गया। तो हम देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या, प्रोत्साहित और हतोत्साहित, है ना। ये दोनों ही आते हैं, सकारात्मक भी आते हैं और नकारात्मक भी आते हैं। जैसे हम इसको देख लेते हैं, क्या है, सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्नों में से ये दोनों शब्द कई बार देखने को मिलेंगे, प्रोत्साहित और हतोत्साहित। अब देखते हैं, प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक है, जबकि हतोत्साहित शब्द नकारात्मक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, है ना। और अगर यहाँ पर देख लेते हैं कि सही चीज़ को प्रोत्साहित करना है, तब तो वो हो गया सकारात्मक, और अगर गलत चीज़ को प्रोत्साहित करना है, तब यहाँ पर प्रोत्साहित का अर्थ क्या रहा है, नकारात्मक। इसी तरह अगर गलत चीज़ को हतोत्साहित करना है, तब तो ये हतोत्साहित हो गया सकारात्मक, और अगर सही चीज़ को हतोत्साहित करना है, तो फिर ये हतोत्साहित शब्द हो गया नकारात्मक। जैसे या तो सही चीज़ को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा, या फिर सही चीज़ को हतोत्साहित किया जा रहा होगा। गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा, या गलत बात को हतोत्साहित किया जा रहा होगा, जो मैंने बता दिया। तो किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इनका ये ध्यान रखें। और भी कई शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे कि आंशिक, पूर्ण, केवल। केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में ही होता है। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। फिर भी किस परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान अवश्य रखें। मतलब हमें सिर्फ केवल देख के अपने आंसर को नहीं टिक करना है। हमें क्या करना है कि केवल देखने के बाद पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और सेंटेंस को समझना है। उसके बाद ही अपने ऑप्शंस को समझ के आंसर देना है ना। ऊपर जो बात हो चुकी है सकारात्मक एवं नकारात्मक तथ्यों की, पूरा पेपर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा, और कई प्रश्न भी इनसे आएंगे। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, तो कंफर्म आपके क्वेश्चन राइट होंगे। सो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, वीडियो को देखिए,
और इन वर्ड्स को, इन बातों को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट जो है तो बहुत ही पास आ रही है और ये सारी चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न जो हम नहीं पढ़े रहते वो भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर हम परेशान हो जाते हैं, इन प्रश्नों का आंसर हमको कैसे देना है, क्या करना है। सो ये बातें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही आपको मदद मिलेगी। जो प्रश्न पहली बार आपको देखने को मिल रहे हैं या जो प्रश्न आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आप अपनी सूझबूझ से उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेफलोकेडल विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश डैश की दिशा में आगे बढ़ता है। क्षैतिज अक्ष, अनुदैर्ध्य अक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों, ए और बी, मतलब क्षैतिज अक्ष और अनुदैर्ध्य अक्ष। क्या है, सेफलोकेडल विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। यही कारण है कि बच्चा खड़ा होने से पहले अपने सिर और बाहों पर और फिर अपने पैरों पर निरंतर प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल विकसित करने वाले 10 प्रमुख क्षेत्रों में से एक है? संकोची स्वभाव, निर्णय लेना, रचनात्मक चिंतन, बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो अभी हम सी टेट के लिए कुछ सकारात्मक और नकारात्मक तथ्य देख रहे थे। संकोची स्वभाव, तो किसी बच्चे का संकोची स्वभाव नहीं हो सकता, यहाँ पर गलत दे रहा है ना। निर्णय लेना हो सकता है, सकारात्मक चिंतन हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी और सी दोनों, मतलब निर्णय लेना भी और सकारात्मक चिंतन भी। हम देख लेते हैं, जीवन कौशल विकसित करने वाले 10 प्रमुख क्षेत्र हैं। भावना के साथ मुकाबला करना, समस्या समाधान, सहानुभूति, रचनात्मक चिंतन, पारस्परिक संबंध, आत्म जागरूकता, आलोचनात्मक चिंतन, निर्णय लेना, प्रभावी संचार, तनाव से मुकाबला करना, है ना। ये सारे अगर होंगे तो करेक्ट होंगे। फिर क्या है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कक्षा तीसरी से पाँचवीं के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित नहीं है? छात्रों का एकीकरण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विषय वस्तु और इकाई के प्रमुख प्रश्न और विषय वस्तु से दूर जाना, सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक जो सामाजिक अध्ययन है उसे अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। वही ईवीएस में दोनों सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। सो इसका ये ऑप्शन गलत होगा, सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना। ये कक्षा 6 से स्टार्ट होता है ना। सो क्या है, एनसीईआरटी 2005 छात्रों के एकीकरण की सिफारिश करता है। छात्रों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विषय वस्तु और इकाई से प्रमुख प्रश्न और विषय और लेन देन से दूर होता है। और पाठ्यक्रम संचालन कई बौद्धिक और मानव योग्यता पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए? ऑप्शन है 2%, 3%, 6% और 8%। तो इसका राइट आंसर होगा 6%। क्या है, एनपीई 1968 में बताया गया है कि शैक्षिक व्यय राष्ट्रीय आय का 6% होना चाहिए। यह नीति पहली शैक्षिक नीति थी। इस नीति की घोषणा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने वाले ज्ञान के डोमेन के चयन हेतु किन मानदंडों पर विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन है प्रासंगिकता, दिलचस्पी, अर्थपूर्ण, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, मतलब प्रासंगिकता पर भी, दिलचस्पी पे भी और अर्थपूर्ण पर भी। ये क्या है, पाठ्यक्रम में बच्चों को प्रदान किए जाने वाले ज्ञान का चयन करते समय पुनर्मूल्यांकन, रुचि और समर्थन, सार्थक जानकारी को उचित ठहराने के 3 मापदंड हैं, है ना। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए और इस बार सी टेट एमपी टेट दोनों ज़रूर 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 क्वालिफाई करिए।